ओ 130 हिंदी। अध्याय 791 सिहरन। हमें शहर छोड़े हुए 15 घंटे हो चुके हैं और अब ग्रिम मॉन्स्टर्स हमसे सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर हैं। हम यहाँ 5 घंटे पहले पहुंचे थे, लेकिन हमने तुरंत हमला नहीं किया। हमने आराम किया और उनके हमारे पास आने का इंतजार किया, और यही वो जगह है जहां हमने हमला करने का फैसला किया। फिलहाल मैं अपनी 500 की टीम के सभी लोगों की तरह युद्ध की रणनीति का अध्ययन कर रहा हूँ। मैं युद्ध के दौरान कोई गलती नहीं चाहता। यही कारण है कि मैं बार बार युद्ध की रणनीति और इस स्थान की स्थलाकृति का अध्ययन कर रहा हूं। समय आ गया है। आधे घंटे बाद टीम लीडर ने कहा। ये सुनकर सभी 500 लोग एक साथ उठ खड़े हुए और 500 लोगों के बादल के हवा में उठने से पहले ही उन्होंने अपना स्थान ले लिया। हमारे आसपास हमारे जैसे कई बादल हैं, जिनमें से 20,000 लोगों का सबसे बड़ा बादल हमसे कुछ किलोमीटर आगे है। वे हम जैसे पिंसर दलों से कुछ मिनट पहले हमला करेंगे और कुछ मिनटों तक हमले की सबसे बड़ी मार झेलेंगे, जिसमें सभी 5 गिल्ड लीडर और गोल्डन एलीट का 3/4 हिस्सा उस ग्रुप में है। हम अपने क्षणों को छिपाए बिना खुलेआम उड़ रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रिम राक्षसों में कई शक्तिशाली लोग हैं जिनके पास असाधारण संवेदी क्षमताएं हैं, और शक्तिशाली स्काउट्स को न भूलें, वे हमारे क्षणों को ट्रैक कर सकते हैं, भले ही हम जंगल से हमला करें। इसलिए हम हमेशा की तरह खुलेआम हमला कर सकते हैं। जल्द ही 2 लाख ग्रिम राक्षसों की बड़ी सेना नजर में आ जाती है। घने जंगल में भी वे पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। अपनी विशाल संख्या और बड़े शरीर के साथ उन्होंने कई छोटी पहाड़ियों को भर दिया है। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। कुछ ही मिनटों बाद 25,000 लोगों की सेना 2 लाख लोगों की सेना से भिड़ गई। थप थप थप। उनके संघर्ष को देखकर हम जानते हैं कि हमारे पास अधिक समय नहीं है, और हम ग्रिम मॉन्स्टर्स की ओर भागते हुए जमीन पर उतर गए। हमें जो स्थान दिया गया है, वहीं से हम उन पर हमला करने जा रहे हैं। किसी भी राक्षस को जीवित न छोड़ें, हमारे नेता ने चिल्लाते हुए कहा कि जैसे ही उसने पहले ग्रिम मॉन्स्टर को देखा, उसने हमारा इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने ग्रिम मॉन्स्टर की ओर गोली चलाई। उसने किसी भी ग्रिम मॉन्स्टर को नहीं मारा, क्योंकि वे उसके समय के लायक नहीं थे। उसका असली प्रतिद्वंद्वी गोल्डन एलीट ग्रिम मॉन्स्टर है, जो थोड़ा गहरा है। जंगल में भागते हुए मेरे हाथ में एक भारी तलवार दिखाई दी, और मेरे शरीर पर आग की एक बहुत पतली परत दिखाई दी। अगर कोई दूर से देखता तो उसे लगता कि मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट चांदी का कवच पहना हुआ है, जिसकी मोटाई निकल जितनी थी। इसे सीमा तक संकुचित कर दिया गया था। यह अपने डिजाइन की सीमा तक पहुंच गया था, और यह मुझे जो शक्ति दे रहा है वह अपार है, लेकिन यह अभी भी गोल्डन एलीट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर भी मेरी शक्ति और कवच की सहायता से गोल्डन एलीट के नीचे शायद ही कोई होगा जो मेरी बराबरी कर सके। मैं ये कहना चाहता हूं कि गोल्डन एलीट से नीचे कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कहना बेतुका होगा, क्योंकि बहुत से लोग गोल्डन एलीट बनने के बहुत करीब हैं और मेरी बराबरी के लिए पर्याप्त हैं। हे मर जाओ हुमा। पुची पुची। जल्द ही मैंने ग्रिम मॉन्स्टर्स को देखा और उसने मुझे देखा। जैसे ही उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। उसने अपना मुंह खोला और सामान्य बातें बोली जो ग्रिम मॉन्स्टर्स बोलते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह पूरा वाक्य बना पाता, उसने पाया कि उसकी छाती में छेद हो गया है। सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास के 7 ग्रिम मॉन्स्टर्स जिन्होंने अभी अभी इंसानों की ओर कदम बढ़ाए थे, उनकी छाती में छेद हो गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि इतनी भारी तलवार कैसे अनजाने में उनकी छाती में घुस गई। जितनी तेजी से मैंने उन्हें मारा, उतनी ही तेजी से मैंने उन्हें अपने स्टोरेज में स्टोर कर लिया। एंड्रॉयड हर जगह उड़ रहे हैं और शायद हर चीज पर नजर रख रहे होंगे, इसलिए ग्रिम मॉन्स्टर्स के ये शव कहीं नहीं होंगे। लेकिन मैंने उन्हें फिर भी स्टोर कर लिया, क्योंकि इस बार ग्रिम मॉन्स्टर्स के शवों को इकट्ठा करने में मेरी मदद करने के लिए कोई गैर लड़ाकू कर्मचारी नहीं है। इसलिए मुझे उन्हें बाद में इकट्ठा करना होगा, इसलिए मैं उन्हें अभी इकट्ठा कर सकता हूँ। जिन ग्रिम राक्षसों को मैंने मारा था, वे कुछ खास नहीं थे। वे 7 सितारा सिल्वर एलीट थे। भले ही वे 9 सितारा सिल्वर एलीट थे, फिर भी वे इस बारे में अनभिज्ञ होते कि मेरी तलवार ने उन्हें कैसे भेद दिया। पुची पुची पुची। मैं युद्ध के मैदान में मृत्यु देवता बन गया और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी ग्रिम राक्षस को मार डाला, चाहे वह 6 स्टार सिल्वर एलीट हो या पावरहाउस जो गोल्डन एलीट बनने के बहुत करीब था। वे सभी मेरी तलवार के नीचे मर गए। freewebnoel.com। मैं सिर्फ 10 मिनट में ही लगातार हत्याएं करता रहा। मैंने लगभग 300 ग्रिम मॉन्स्टर्स को मार डाला था। यह मेरे लिए रिकॉर्ड है। मेरी शक्ति गोल्डन एलीट के बहुत करीब पहुंच गई थी और स्विर्लिंग आर्मर में जुड़ गई थी जो अपने चरम पर पहुंच गई थी। युद्ध के मैदान में मेरा कोई मुकाबला नहीं है।
मैं जहां भी जाऊंगा ग्रिम मॉन्स्टर को मार डालूंगा गोल्डन एलिट को छोड़कर। मुझे अभी तक कोई भी ऐसा ग्रिम मॉन्स्टर नहीं मिला है जिसे मारने का मुझमें आत्मविश्वास न हो। आधा घंटा बीत गया और मैंने लगभग 1000 ग्रिम राक्षसों को मार डाला। ऐसे ग्रिम राक्षसों को मारते हुए मैं थोड़ा संयमित हो गया हूं क्योंकि बेलगाम हत्या जल्द या बाद में ग्रिम राक्षस की नज़र में आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो क्योंकि इसका मतलब मेरे लिए निश्चित मृत्यु होगी। यह अच्छी बात है कि यह एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां मैं अपनी इच्छानुसार हत्या कर सकता हूं। यदि यह समतल क्षेत्र होता तो मैं अपनी हत्या में इतना दुस्साहस नहीं कर पाता क्योंकि हत्या की गति बहुत ही ध्यान देने योग्य है और एक बार ग्रिम मॉन्स्टर द्वारा देखे जाने के बाद जीवित रहना बहुत कठिन होगा। यही कारण है कि मैं अपनी नई संवेदी कलाकृति का उपयोग इसकी सीमा तक कर रहा हूं। अपनी सीमा में प्रत्येक गोल्डन एलीट ग्रिम मॉन्स्टर पर नजर रख रहा हूं। मैंने उन्हें उनके खतरे के स्तर के अनुसार भी विभाजित किया है। मैं केवल उस स्थान पर शिकार करूंगा जहां निम्न स्तर का गोल्डन एलिट मौजूद हो या कोई गोल्डन एलिट मौजूद न हो क्योंकि उस क्षेत्र के लिए जहां मध्यम और उच्च स्तर के गोल्डन एलिट मौजूद हैं मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं उस क्षेत्र में कुछ ग्रिम राक्षसों को मार सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जितना कम मैं उनके होश में आऊंगा उतना ही बेहतर होगा। इस रणनीति के साथ मैं ग्रिम राक्षस को मारने के लिए पूरे युद्ध क्षेत्र में घूमता रहा। हालांकि इससे मेरी मारने की गति कम हो गई थी लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरी अपनी सुरक्षा कुछ ग्रिम राक्षसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय बीतता गया और लड़ाई शुरू हुए 3 घंटे बीत गए। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ लेकिन हम अभी भी लड़ रहे हैं। इन पिछले 3 घंटों में मैंने 3000 से ज्यादा ग्रिम मॉन्स्टर्स को मार गिराया है जिसे एक बड़ी संख्या कहा जा सकता है क्योंकि यह लड़ने वाले ग्रिम मॉन्स्टर्स का 1% से भी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध में किसी ने मेरे बराबर संख्या में लोगों को मारा होगा क्योंकि केवल वे ही लोग इस अत्यधिक खतरनाक युद्ध क्षेत्र में ऐसा कर सकते हैं जिनमें असाधारण संवेदी क्षमताएं हों। एक और घंटा बीत चुका था और मैं सावधानी से मार रहा था जब अचानक मेरे शरीर में एक अनियंत्रित सिहरन दौड़ गई और मुझे लगा कि मेरे शरीर में ठंड फैल रही है। मैं जानता हूं कि मैं ही खतरा हूं और यह कोई सामान्य खतरा नहीं है बल्कि यह ऐसा खतरा है जो बिना प्रतिरोध किए मेरी जान ले लेगा। मुझे यह महसूस करने की जरूरत नहीं थी कि खतरा कहां से आया क्योंकि मेरे मारने वाले नियम ने अपने आप ही उस पर ताला लगा दिया था। यह एक वुल्फमैन ट्राइब गोल्डन एलीट है। ये बहुत खूनी है लेकिन इसके चेहरे पर गर्व का भाव है क्योंकि इसके सामने एक मानव का कटा हुआ शरीर है। अब वह मुझे अत्यंत तीव्र हत्या के इरादे से देख रहा था। मैं जानता था कि उसने मेरी हत्या को देख लिया है और वह किसी भी क्षण मुझ पर आक्रमण करेगा। ये देखकर मैंने बिना अधिक सोचे समझे तत्काल विस्फोट सक्रिय कर दिया और निकटतम मानव गोल्डन एलीट की ओर गोली चला दी। इंस्टेंट ब्लास्ट की शक्ति के साथ भी मुझे पता है कि मेरे भागने की संभावना 0 के करीब है और मेरे पास ऐसा कोई तुरुप का पत्ता नहीं है जो मुझे गोल्डन एलीट से निपटने में मदद कर सके। इसलिए एकमात्र चीज जो मैं कर सकता था वह मानव गोल्डन एलीट की ओर भागना और छेद में मैं बच जाऊंगा। मुझे भागते देख गोल्डन एलीट वेयरवुल्फ बुरी तरह हंसने लगा और उसने उन मनुष्यों के शवों को इकट्ठा कर लिया जिन्हें उसने मेरी ओर गोली चलाने से पहले मारा था। मैं उसकी गति देखकर हैरान रह गया क्योंकि मुझे पता था कि मैं निकटतम गोल्डन एलीट तक पहुंचने से पहले ही वह मुझे पकड़ लेगा। फिर भी ये जानते हुए कि मैं किसी भी क्षण मर सकता हूं, मैंने गति बढ़ा दी और अधिक गति के लिए ऑकल्ट एनर्जी को ओवरड्राफ्ट करने ही वाला था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मेरे ट्रैक पर रोक दिया। टुकड़ा गोल्डन एलीट वेयरवुल्फ जो मुझसे सिर्फ 50 मीटर पीछे था 2 हिस्सों में बंट गया। यह इतना अचानक हुआ कि कुछ सेकंड के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हुआ। किसी ने मुझे बचाया है और यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूं या मैं कह सकता हूं कि मैं उससे थोड़ा परिचित हूं। ये वाइस गिल्डमास्टर सिल्वियन है जिसने कुछ हफ्ते पहले मुझे मारियाना हिल का मिशन सौंपा था। जब मैं ग्रिम मॉन्स्टर्स के सामने भाग रहा था वाइस गिल्ड मास्टर ऊपर उड़ रहा था और जब उसकी नज़र ग्रिम मॉन्स्टर्स पर पड़ी तो उसने लापरवाही से अपनी तलवार घुमाई और वेयरवुल्फ 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। वाइस गिल्ड मास्टर ने मुझे जानबूझकर नहीं बचाया। ये वैसा ही है जैसे मैंने अपने रास्ते में आने वाले किसी भी ग्रिम मॉन्स्टर को मार दिया और अगर मेरे द्वारा ग्रिम मॉन्स्टर को मारने से कोई बच गया तो ये सिर्फ प्रोत्साहन है। फिर भी मैंने इस बचत को अपने दिल में उकेरा है और अगर मुझे अपने जीवन में कभी मौका मिला तो मैं इसका बदला चुकाऊंगा। एक गोल्डन एलीट ऐसे ही मर गया। वेयरवुल्फ के शरीर को देखते हुए मुझे लगा कि वह 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था और अभी भी खून बह रहा था। गोल्डन एलीट जिससे युद्ध के मैदान में अजेय माना जाता था ऐसे ही मर गया। उसके हाथ में एक और मजबूत गोल्डन एलीट था। टकराना
मैंने आह भरी और फिर से अपने आसपास गोल्डन एलिट के लिए अपनी इंद्रियों को बढ़ाया, ताकि जब मुझे कुछ दिखाई दे तो मैं फिर से मारना शुरू कर सकूं। मेरा चेहरा उतर गया और मैंने तुरंत तत्काल विस्फोट को सक्रिय किया और उस पर खर्च किया। मैं एक ग्रिम राक्षस की ओर तेजी से बढ़ रहा हूं जो मनुष्यों को अंधाधुंध मार रहा है। यह कोई गोल्डन एलिट नहीं है, बल्कि इसके बहुत करीब है, जिसने मुश्किल से किसी मनुष्य को अपना प्रतिद्वंद्वी बनाया है। यही कारण है कि यह अपने आसपास के मनुष्यों को मुर्गियों की तरह मार रहा है। मर जा मानव, लाल आंखों वाले लकड़बग्घे ने कहा और अपना पंजा उस मानव पर मारा जो कांप रहा था और पूरी तरह से निराश था। उसने देखा था कि कैसे इन भयानक राक्षसों ने अपने आसपास के मनुष्यों को मार डाला था, यहाँ तक कि जो लोग उसके जैसे सिल्वर एलिट से ऊपर थे, वे भी इस ग्रिम राक्षस के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। वे सभी बिना किसी बचाव के अवसर के ही मर गए। झनकार! अचानक मैं क्रिम्सन आई हाइनामैन के सामने प्रकट हुआ और उस आदमी को बचाया जो ये देखकर कांप रहा था कि क्रिम्सन आई हाइनामैन का पंजा उसकी जान लेने के लिए आ रहा है। दिलचस्प है, मैं इन कमजोरों को मारते मारते उब गया था। तुम्हारे जैसे मजबूत इंसान को मारना काफी मजेदार होगा, क्रिम्सन आई हाइनामैन ने कहा और अगले ही पल उसने हमला कर दिया। उसका हमला उसके पिछले हमले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। क्रिम्सन आई हाइनामैन अन्य हाइनामैन जनजातियों के ब्रीदर से काफी अलग है। वे न केवल थोड़े लंबे हैं बल्कि बहुत पतले भी हैं। वे अन्य हाइनामैन जनजातियों के कुपोषित संस्करण की तरह दिखते थे। मेरे सामने जो क्रिम्सन आई हाइनामैन है, वह 6 मीटर लंबा है और ऐसा लगता है कि वह केवल हड्डियों से बना है, तथा उसकी त्वचा का जो कुछ भाग है, वह उसकी हड्डियों के ढांचे के ऊपर चिपका हुआ है, जिसके कारण वे अपनी गहरी लाल आंखों के साथ काफी डरावने दिखते थे, जहां से उन्हें उनका नाम मिला। जब कोई उन्हें देखता है तो उससे लगेगा कि वह एक बहुत ही बदसूरत राक्षस को देख रहा है जिसने महीनों से कुछ नहीं खाया है। इस डरावनेपन ने उन्हें युद्ध में काफी मदद की, खासकर इंसानों के खिलाफ। फिर भी मुझे इससे डर नहीं लगा। मैंने इसकी युद्ध शक्ति देखी है, जिसे मेरे स्तर के बराबर कहा जा सकता है, इसलिए जब तक मैं सावधान रहूंगा मैं सुरक्षित रहूंगा और इसे मारना कोई समस्या नहीं होगी। टकराना। इसलिए जब मैंने देखा कि उसका पंजा मेरी ओर आ रहा है, तो मैंने बिना समय बर्बाद किए एक छोटा विस्फोट सक्रिय किया और अपनी तलवार को घुमाकर उसका मुकाबला किया। अपनी तलवार को अपने पंजे की ओर आते देखकर उसने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन मेरी तलवार ने अपने पूर्वानुमान के अनुसार अपना रास्ता बदल लिया और तेज गति से उसकी ओर बढ़ गई। झनकार! उसके पंजे मेरी तलवार पर लगे और हम दोनों ही हिल गए, लेकिन हमारे शरीर का ये छोटा सा झटका हमारे पैरों के नीचे की जमीन को हिलाने के लिए काफी था। इस झटके ने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन मेरे पीछे वाला बेचारा आदमी इसके कारण लगभग जमीन पर गिर गया। अच्छा, तुम उतने ही शक्तिशाली हो जितना मैंने सोचा था, लाल आंखों वाले लकड़बग्घे ने चमकदार हंसी के साथ कहा, और हंसते हुए उसकी आंखों में एक हल्की चमक उभर आई, जैसे कि वह अपने सामान्य शब्दों के पीछे कुछ भयावह योजना बना रहा हो। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! हमारे हथियार तेजी से टकराने लगे और हमारे पैरों के नीचे से जमीन फटने लगी, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की और हम एक दूसरे के खिलाफ पागलों की तरह लड़ने लगे। लड़ाई शुरू होने के बाद से 4 घंटों में मुझे कोई भी ग्रिम मॉन्स्टर नहीं मिला जो मेरे एक ही हमले से मारा न गया हो। मैंने हर तरह के ग्रिम मॉन्स्टर को मार डाला है जिनके पास अलग अलग तरह के रहस्यवादी तरीके हैं, लेकिन एक भी मॉन्स्टर मेरी दिलचस्पी को इस तरह से जगाने में सक्षम नहीं था। जब मैंने पहली बार इस क्रिम्सन आई हाइनामैन को देखा था, तो मैंने सोचा था कि जब तक मैं कुछ प्रयास करूंगा, इसे मारना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जब मैंने इससे लड़ना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसे बहुत कम आंका था। यह एक बहुत शक्तिशाली ग्रिम मॉन्स्टर है, जिसकी शैली बहुत ही बेहतर है, जो इतनी भयावह है कि यदि मैंने केवल रूल को मार दिया होता, तो मैं केवल उसके बल पर ही इसके हमले का मुकाबला नहीं कर पाता। यह अच्छी बात है कि मेरे पास क्लॉक स्वॉर्ड शैली है, जो सरल होते हुए भी जटिल है, जो मुझे इसके द्वारा मुझ पर किए गए सभी भयावह हमलों का मुकाबला करने में मदद कर रही है। हम बिना एक क्षण भी विराम लिए लगातार 15 मिनट तक लड़ते रहे, तभी अचानक हम रुक गए। इसमें कहा गया, इतने सतर्क तरीके से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, आइए हम अपनी असली ताकत से लड़ें। जब उसने कहा कि उसने हमला किया है और जब मैंने उसका हमला देखा तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि मेरी आंखों से उसके हमले का अनुसरण करना असंभव होगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उससे लड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लूं, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, कुछ पल के लिए अंधेरा दिखाई दिया और फिर गायब हो गया और लाल रंग की दुनिया दिखाई दी। यहाँ सब कुछ लाल है, पौधे, आत्मा, मेरे आसपास के लोग, सब कुछ लाल हो गया है।
ये स्कारलेट वर्ल्ड है, रूल को मारने से जो दृश्य मिलता है, यहाँ सब कुछ स्पष्ट हो गया और यही कारण है कि क्रिम्सन आई हाइनामैन का पंजा, जिसे देखने में मुझे समस्या होती है, अब मेरी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। टकराना। पंजे को देखकर मैंने तुरंत मिनी ब्लास्ट सक्रिय कर दिया और अपनी तलवार को उसके अनुसार चलाया। झनकार। कदम कदम। उसका पंजा मेरी तलवार से टकराया और अगले ही पल हम दोनों एक कदम पीछे हट गए और हमारे होठों से खून की धार बहने लगी। ये हमला हमने बिना कुछ रोके पूरी ताकत से किया था, एकमात्र चीज जो हमने अपनी रहस्यमय विधि का इस्तेमाल नहीं किया है, जो मुझे लगता है कि जल्द ही इस्तेमाल की जाएगी। हे, क्रिम्सन आई हाइनामैन ने मुझ पर फिर से हमला करते हुए अजीब तरह से हंसा, लेकिन इस बार मैंने उसके पंजे को चमकते हुए देखा। उसने अपनी रहस्यमय विधि का इस्तेमाल किया था और मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि पंजे की शक्ति वास्तव में मेरे रहस्यमय कौशल के करीब थी। ये वास्तव में चौंकाने वाला है क्योंकि अब तक एकमात्र रहस्यवादी क्षमता जो मेरी रहस्यवादी विधि की तुलना कर सकती थी, वह राहेल की है, जो उसे अपनी विरासत से मिली थी, लेकिन अब इस ग्रिम मॉन्स्टर के पास कुछ ऐसा है जो मेरी रहस्यवादी कौशल के करीब है। मैं यह अच्छी तरह जानता था कि मेरे पास जो रहस्यवादी विधि है, वह एक नियमित रहस्यवादी विधि है, लेकिन मेरे शोधन इंजन के शोधन के कारण ये शक्तिशाली हो गई थी। शीत चंद्रमा हत्याएं। क्रिम्सन आई हाइनामैन चिल्लाया और जब उसका हमला आधा हो गया तो पंजे की शक्ति 3 गुना बढ़ गई। यह अब इतना शक्तिशाली हो गया था कि अगर यह सीधे हमला करता तो गोल्डन एलिट को भी गंभीर घाव लगते, यहाँ तक कि इस पंजे के नीचे मर भी सकता था। मुरझाती रेत की हवा। उसके पंजे को उस गति से मेरी ओर आते देख, जो स्कारलेट में मुश्किल से दिखाई देती है, मेरे मुंह पर मुस्कान आ गई और अचानक मेरी तलवार रे ऊर्जा के बादल में ढक गई, जो क्रिम्सन आई हाइनामैन के पंजे की ओर बढ़ी। क्रिम्सन आई हाइनामैन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। पूरी लड़ाई के दौरान उसके चेहरे पर हमेशा एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान रहती थी। ये पहली बार था जब उसके चेहरे से हमेशा की तरह आत्मविश्वास भरी मुस्कान गायब हो गई थी। झनकार। कदम कदम कदम। पुह। जैसे ही हमारे हथियार टकराए, हम दोनों ने एक एक कदम पीछे हटना शुरू कर दिया, जिसे स्थिर करने के लिए मैंने केवल 3 कदम ही उठाए थे। वह खून उगलते हुए लगातार एक एक कदम पीछे हटता रहा। टकराना। जैसे ही मैं स्थिर हुआ, मैंने लघु तात्कालिक गति का प्रयोग किया और क्रिम्सन आई हाइनामैन के सामने प्रकट हुआ और अपनी तलवार को उस पर घुमाने के लिए इंस्टेंट ब्लास्ट का प्रयोग किया और पिछली बार की तरह इस बार भी मेरी तलवार ग्रे ऊर्जा के इस बादल में ढकी हुई थी। जैसे ही मेरी तलवार का ब्लेड इसे छुएगा, ये समाप्त हो जाएगा। अब तक मैंने इस लड़ाई में इंस्टेंट ब्लास्ट और शॉर्ट इंस्टेंट मूवमेंट का इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने उन्हें ऐसे क्षण में उपयोग करने के लिए तुरुप के पत्ते के रूप में रखा था। उसके चेहरे पर भय झलक रहा था। मेरा अचानक आक्रमण, यह मेरा सबसे शक्तिशाली आक्रमण था और गोल्डन एलिट से नीचे का कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता था। लानत है। अचानक उसकी आंखों में जो भी खौफ था, वह खत्म हो गया और उसकी आंखें पानी की तरह शांत हो गईं, क्योंकि उसके शरीर पर धुएं का कवच दिखाई दिया। कवच को देखकर मैंने मन ही मन कोसा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह ग्रिम राक्षस सरल नहीं है, क्योंकि यह सीमा तोड़ने से पहले 2 रहस्यमय तरीकों का अभ्यास करने में सक्षम था। सीमा को तोड़ने से पहले मैंने केवल राहेल को 2 रहस्यवादी तरीकों का अभ्यास करते देखा था, यहाँ तक कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं 2 तरीकों का अभ्यास कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कोशिश नहीं की थी। लेकिन ये ग्रिम मॉन्स्टर सक्षम है। ये स्पष्ट है कि या तो इसे किसी प्रकार की विरासत मिली थी या कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ के माध्यम से हुआ था। मुझे इसे मारना ही होगा। मैंने देखा है कि रेचेल की विरासत कितनी शक्तिशाली है और उसने कहा कि वह अपनी विरासत की सतह को मुश्किल से खरोंच पा रही थी। अगर इस ग्रिम मॉन्स्टर को ऐसा कुछ मिला तो ये भविष्य में हम इंसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इसलिए बेहतर है कि मैं इसे अभी मार दूं और उन अनगिनत इंसानों को बचा लूं जो भविष्य में इसके ब्लेड से मरेंगे। यह आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 ग्रिम विधियां हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इसे इंस्टेंट ब्लास्ट और शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट की मदद से मार पाऊंगा, क्योंकि ये दोनों मिस्टिक विधि के बराबर हैं, लेकिन मिस्टिक विधि के रूप में वे मुझे थका नहीं पाए। मैं उनका लगातार उपयोग कर सकता था। झनकार। हमारे हथियार आपस में टकराए और पहले के विपरीत यह जरा सा भी हिला नहीं, बल्कि एक कदम भी पीछे नहीं हटा। तुमने मुझे अपना अंतिम तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था और अब मैं उसी से मरूंगा, उसने कहा और मुझ पर एक ऐसा हमला किया जो उसके सभी हमलों से अधिक तेज था।
ये देखते हुए कि रहस्यवादी विधि की मदद से भी मैं इससे चकमा नहीं दे पाऊंगा, मैंने लघु तात्कालिक आंदोलन का उपयोग करने का फैसला किया और हमारे बीच दूरी बना ली, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए वह एक छाया की तरह मेरा पीछा कर रहा था। ऐसा लगता है कि इसकी ये दूसरी रहस्यमय विधि इसे ताकत और गति प्रदान कर रही है, जो इसे मेरी तरह ही लघु तात्कालिक गति करने में मदद कर रही है। इसे भी लघु तात्कालिक गति का उपयोग करते हुए देखकर मैं घबराया नहीं और इससे दूर जाने के लिए लघु तात्कालिक गति का उपयोग किया। मेरी रणनीति सरल है, इसे अपनी ऊर्जा को अपने रहस्यवादी विधि पर खर्च करने दें, मेरे घूमने वाले कवच के विपरीत, जो मुझे छोटी तात्कालिक गतिविधियां करने में मदद करता है, जिसका उपयोग मैं घंटों तक कर सकता हूं। रहस्यवादी कौशल का उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सीमित ऊर्जा होती है और यह व्यक्ति को थका देता है। मरना मरना मरना। उसके चेहरे पर एक पागलपन भरा भाव उभर आया जब वह अपनी रहस्यमय विधि का प्रयोग करते हुए मेरा पीछा कर रहा था, जबकि मैं भागने के लिए लगातार लघु तात्कालिक गति का प्रयोग कर रहा था। उसके चेहरे पर पागलपन का भाव था, लेकिन वह पागल नहीं हुआ था, वह पूरी तरह से समझदार था। उसका पागलपन बस एक दिखावा था जो उसने मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए बनाया था। इसका हर हमला सरल और सीधा लग सकता है, लेकिन ये बड़ी गणना के साथ किया गया था और ये लगातार बदलता रहता था। यह आसानी से अपने हमले की दिशा बदल सकता था अगर मैं सतर्क नहीं रहा तो। मैं, चाहे ग्रिम मॉन्स्टर हो या इंसान, दोनों ही हमारी लड़ाई से चौंक गए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम कम दूरी पर टेलीपोर्ट हो रहे हैं। यह दृश्य उनके लिए अपरिचित नहीं है क्योंकि यह ऊपर हो रहा है, यही वजह है कि वे चौंक गए हैं। यह नीचे हो रहा है क्योंकि हम जो कर रहे हैं वह उनकी नज़र में केवल गोल्डन एलिट ही कर सकते हैं। समय बीतता गया और जब से मैंने ग्रिम मॉन्स्टर से भागना शुरू किया तब से 15 मिनट बीत गए, लेकिन वह मुझे एक बार भी पकड़ नहीं सका और उसे आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया मैं उसके हमलों से बचने में और भी अधिक कुशल हो गया, जिससे वह बहुत निराश हो गया। मैंने उसके एक और हमले को चकमा दिया और सोचा कि वह एक और हमला करेगा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने भागने का विकल्प चुना था, जिससे मैं वहीं पर स्तब्ध रह गया। मैंने उसकी दौड़ती हुई आकृति को देखा और सोचा कि इसका पीछा करना चाहिए या नहीं, फिर उसका पीछा करने का निर्णय लिया। ये ग्रिम राक्षस बहुत खतरनाक है और भविष्य में और भी अधिक खतरनाक हो जाएगा। बेहतर होगा कि मैं इसे अभी मार दूं ताकि मानवता को भविष्य में चिंता करने के लिए एक समस्या कम हो जाए। इसलिए मैंने उसका पीछा करने का निर्णय लिया। मुझे नहीं पता कि जब मैंने उसका पीछा करना शुरू किया तो क्रिम्सन आई हाइनामैन के होठों पर एक विजयी मुस्कुराहट उभर आई। मैंने पूरी गति से उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन ये कमीना अपनी रहस्यमयी चाल में इतना तेज था कि मैं उसे बड़ी मुश्किल से अपनी नज़र में रख पाया। पीछा करते हुए कुछ मिनट बीत गए और हम लड़ाई की सीमा से बाहर निकल गए और अब हम असली लड़ाई की आवाज़ सुन सकते थे। बड़ी लड़ाई से दूर एक और लड़ाई चल रही है और वह 5 गाइड मास्टर्स और ग्रिम मॉन्स्टर्स के नेताओं के बीच है। वे ऐसे लोग हैं जिनके पास लॉर्ड्स के बराबर शक्ति है और यह उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाता है। यदि वे हमारे ऊपर लड़ते हैं तो वे न केवल हमारे लिए बल्कि गोल्डन एलिट के लिए भी खतरा होंगे। उनका कोई भी हमला आसानी से सबसे मजबूत गोल्डन एलिट को मार सकता था। हम जो नीचे थे वे तो और भी अधिक मारे जा सकते थे, जो उनके हमले में कबूतर की तरह मर सकते थे। यही कारण है कि उन्होंने एक दूर का युद्धक्षेत्र चुना है। जब मैंने उनकी लड़ाई को देखा तो मुझे रोक देने वाली ध्वनि और रंगीन हमलों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मनुष्यों और ग्रिम राक्षसों के सिलहुट के लिए वे अदृश्य हो गए हैं। फ्रीवेब एटा ओवल सीएम, फ्रीवेब एटा ओवल सीएम। वे अदृश्य नहीं हुए हैं, वे सिर्फ 2 कदम इतने दूर हैं कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। जब से मैंने उसका पीछा करना शुरू किया था तब से 10 मिनट बीत चुके थे और हम बैटल के सामने काफी दूर निकल चुके थे। नेता की बैटल की आवाज के अलावा मैं कोई और आवाज नहीं सुन पा रहा था। ग्रिम मॉन्स्टर, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वह अधिकतम 5 मिनट तक ही मिस्टिक मेथड का प्रयोग कर पाएगा, लेकिन 10 मिनट बाद भी वह इसका प्रयोग कर रहा है तथा उसकी चाल में थकावट का कोई लक्षण नहीं देखा जा सकता। जैसे ही मैं उसका पीछा कर रहा था मुझे कुछ अजीब सी अनुभूति हुई और मुझे लगा कि मौजूदा स्थिति में कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि अगर मैं उसका पीछा करता रहा तो ये खतरनाक हो जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी उसका पीछा किया। मुझे लगा कि इस ग्रिम मॉन्स्टर को मारना भी जरूरी है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये हम इंसानों के लिए आतंक लेकर आएगा। 10 मिनट और बीत गए और अंततः मैंने ग्रिम मॉन्स्टर के चेहरे पर थकावट देखी और मुझे लगा कि यदि मैं कुछ देर तक उसका पीछा करता रहूंगा तो मैं उसे पकड़ सकूंगा।
मानव, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, ग्रिम राक्षस चिल्लाया और अगले ही पल वह झरने के अंदर जा गिरा। मैं उसे झरने से गुजरते देखकर थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर भी मैं बिना रुके उसके पीछे चलता रहा। झरने के पीछे एक गुफा है और मैं उसे गुफा के अंदर और भी गहराई में जाते हुए देख सकता था। मैंने पहले ही अपने किलिंग रूल और आर्टिफैक्ट की शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, ताकि अगर वह मुझ पर हमला करने की हिम्मत करे तो मैं जल्दी से खुद का बचाव कर सकूं। मैं गुफा के अंदर चला गया और ग्रिम मॉन्स्टर की ओर भागा, जो अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं भी अपने सबसे तेज गति के सावधानी के साथ उसका पीछा कर रहा हूं। 1 मिनट बाद मैंने अपनी इंद्रियों से गुफा का अंत देखा। अंत में यह उस रास्ते जितना संकरा नहीं है जिस पर मैं चल रहा हूं, बल्कि काफी चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 200 मीटर है। ग्रिम मॉन्स्टर्स अंदर घुसते ही रुक गया और कुछ सेकंड बाद मैं सावधानी से उसके पीछे गया। वहां मैंने क्रिम्सन आइज हाइनामेन को दूसरी तरफ देखा, जहां कोई दूसरा स्नानघर नहीं था, लेकिन एक ठोस गुफा की दीवार थी जिसे पार करना उसके लिए संभव नहीं था। ये स्पष्ट रूप से दो मिस्टिक विधियों का एक साथ उपयोग करके बहुत थक गया है, लेकिन मैंने देखा कि यह ठीक हो रहा है। जैसे जैसे मैंने उसके ठीक होने की गति देखी, मेरा चेहरा और भी कठोर होता गया। ये ठीक होने की गति मुझसे भी अधिक है। ग्रिम राक्षसों में पहले से ही राक्षसी उपचार क्षमताएं हैं, और उससे भी ऊपर जो कुछ भी इसे प्राप्त हुआ था, उसने इस क्रिम्सन आइज हाइनामेन को बहुत तेजी से ठीक कर दिया था। इसकी रिकवरी की गति इतनी तेज है कि 4 मिनट के भीतर यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और फिर से मिस्टिक विधि का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। टकराना। मैं उसे संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उस क्षण का उपयोग किया और उसके सामने आ गया। सुप सुप सुप। जैसे ही मैं उसके सामने आया, मैं तत्काल विस्फोट को सक्रिय करने ही वाला था कि मेरे अंदर से हॉर्न बजने लगे, जो मुझे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक खतरे की चेतावनी दे रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि मैं अपनी शांत गति से पीछे हटने ही वाला था, तभी अचानक क्रिम्सन आइज हाइनामेन की छाती से भूतिया हरे धागे प्रकट हुए और मेरे शरीर के हर हिस्से में घुस गए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मुझे पीछे हटने का एक पल भी नहीं मिला। मुझे गंभीर खतरे का आभास हो गया था और उसी क्षण मैंने पाया कि मेरे शरीर में हजारों भूतिया धागे घुस गए हैं। जैसे ही ये धागे मेरे अंदर घुसे, उन्होंने मुझे पूरी तरह से स्थिर कर दिया और मेरे शरीर में सभी ऊर्जा परिसंचरण को रोक दिया, जिससे मैं मन पर नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ हो गया। इस प्रकार मेरे शरीर पर लगा घूमता कवच उड़ गया। ये देखकर मैंने अपनी रहस्यमय विधि को बुलाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि इससे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इन भूतिया हरे धागों ने मेरे शरीर और मेरी आत्मा को छेद दिया था और दोनों को निष्क्रिय कर दिया था। विचारों पर शक्ति रखने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैं घबराया नहीं। मेरे पास एशलिन है और उसने कहा कि इन धागों ने उसे प्रभावित नहीं किया। वह बाहर आकर इस क्रिम्सन आइज हाइनामेन को मारना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और उसे उन भूतिया हरे धागों पर नजर रखने के लिए कहा। मैं इसके बारे में बहुत उत्सुक हो गया हूं और अगर मुझे इन भूतिया हरे धागों के बारे में कुछ पता चला तो जोखिम उठाना उचित होगा, क्योंकि भविष्य में अगर ये मेरे सामने आए तो मैं उनके खिलाफ तैयार हो सकता हूं। ये भूतिया हरे धागे सबसे अजीब चीज है जो मैंने देखी है, और ये धागे रहस्यवादी विधि नहीं है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। रहस्यवादी विधियां पूरी तरह से अलग भावनाएं देती हैं, चाहे वे कितनी भी अजीब हो, और एक और भावना है जो मुझे इससे मिल रही है कि ये भूतिया हरे तार जो भी हैं, उनका स्तर रहस्यवादी विधि से कहीं अधिक ऊपर है। क्या तुम्हें पता है कि किसी खास कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को ढूंढना कितना मुश्किल है? अचानक लाल आंखों वाले लकड़बग्घे ने पूछा। वह बहुत खुश लग रहा था और मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई अनमोल खजाना हूं जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी ढूंढता रहा हो। मुझे 1 दशक पहले लाइफ एक्सट्रैक्शन आर्ट का पता चला था और तब से मैं केवल 3 बार ही विशेष संविधान वाले लोगों से मिला हूं। जब उसने ऐसा कहा तो उसके चेहरे पर स्पष्ट आक्रोश देखा जा सकता था। जीवन निष्कर्षण कला। मैंने अपने जीवन में पहली बार कुछ ऐसे शब्द सुने हैं और इसके बारे में काफी उत्सुक हो गया हूं। तो कल्पना कीजिए कि मुझे कितनी हैरानी हुई होगी जब मैंने तुम्हारा विशेष संविधान देखा। तुम्हारा संविधान मेरे द्वारा निकाले गए अन्य 3 संविधानों से अधिक शक्तिशाली है। उसने खुशी से कहा। प्रतीक्षा सार्थक रही। यद्यपि आपके पास प्राकृतिक संविधान नहीं था, फिर भी यह उन प्राकृतिक संविधानों से बेहतर है जो मैंने पहले प्राप्त किए थे। तुम्हारे निष्कर्षण से न केवल मैं अपनी कला के आधार चरण में एक और कदम आगे बढ़ूंगा, जो मेरे लिए एडमेंटाइन बनने का मार्ग साफ कर देगा, बल्कि मैं गोल्डन एलीट भी बन जाऊंगा।
उसने खुशी से कहा, जैसे कि वह पहले से ही अपने मजबूत होने की कल्पना कर रहा हो। अदम्य, एक और अज्ञात शब्द जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर भी जैसे ही उन भूतिया हरे तारों ने मुझ पर काम किया, मैं बहुत सतर्क हो गया और कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। हाँ, इन सभी वर्षों की प्रतीक्षा सार्थक है। अब मुझे अंततः एडमेंटाइन बनने का स्पष्ट रास्ता मिल जाएगा। उसने हंसते हुए कहा, फिर अचानक गंभीर हो गया और सीधे मेरी आंखों में देखने लगा। आपको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि आपका बलिदान मेरे लिए एडमेंटाइन के स्तर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं जानना चाहता था कि एडमेंटाइन किस बात को लेकर इतना उत्साहित है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं यह नहीं जान सका क्योंकि मैं इतना अचेत था कि मैं अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता था। बात करना तो दूर की बात थी। अब मेरे जीवन की शक्ति का अनुभव करो, निष्कर्षण कला। उसने पागल भाव से कहा और फिर एकाग्रता में अपनी आंखें बंद कर लीं। इसे अपनी आंखें बंद करते देख मैं भी गंभीर हो गया था और मैंने एशलिन को तैयार रहने को कहा था। इसकी आंखें बंद होने के कारण एशलिन को हमला करने के लिए कहने का ये सही समय था क्योंकि यह इसे अचानक पकड़ लेगा, और किसी अजीब कारण से मैंने एशलिन की मदद मांगने से पहले थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन इस क्रिम्सन आइज हाइनामैन को मार दिया। 1 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक मैंने भूतिया हरे धागे चमकते देखे और मेरे अंदर, हर धागे के अंदर एक भ्रामक मुंह दिखाई दिया जो काफी डरावना लग रहा था। लानत है, मैंने मन ही मन कोसा जब अचानक मेरे शरीर और आत्मा में एक बहुत बड़ा दर्द हुआ। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे शरीर और आत्मा को चूसने की कोशिश कर रहा है, और यही मेरे साथ हुआ। ये जीवन निष्कर्षण कला जो भी हो, यह मेरा सब कुछ चूस रही है। मैं एशलिन से मदद मांगने ही वाला था कि मैं फिर रुक गया, और इस बार ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मेरे अंदर के अराजकता को कुचलने वाले पवित्र टॉवर ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया था। ये बहुत चमकने लगा था और इसमें से छोटे छोटे हरे रंग के रून निकलने लगे थे। इसमें से हजारों हजार हरे रंग के रून निकलने लगे थे। ये रून सैकड़ों भूतिया हरे धागों से जुड़ने से पहले मेरे शरीर और आत्मा में फैलने लगे। जैसे ही उन्होंने खुद को जोड़ना शुरू किया, तारों का रंग भूतिया हरे से जीवंत हरे रंग में बदलना शुरू हो गया, जिससे उन्हें जीवन से भरा हुआ महसूस हुआ, भूतिया हरे धागे के विपरीत जो मृत्यु की भावना देता है। जब ये सारे बदलाव हो रहे थे तो भूतिया हरे धागे, लाल आंखों वाला लकड़बग्घा, इससे बेखबर था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक भाव था जो बताता था कि वह दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज का आनंद ले रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नर्क में हूं। मैं अभी बहुत दर्द महसूस कर रहा हूं और मेरी आत्मा और शरीर का सार ग्रिम मॉन्स्टर द्वारा चूसा जा रहा है। मैं इस प्रक्रिया को रोकना चाहता था क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद होने का दर्द था। दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि टॉवर क्या कर रहा है। यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय है क्योंकि हर पल जब मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो मेरी ताकत कम होती जा रही है। न केवल मेरी ताकत बल्कि जीवन भी कम होता जा रहा है क्योंकि यह मेरा जीवन चूस रहा है। टॉवर ने अधिक से अधिक रून जारी किए और ये रून भूतिया हरे तारों से जुड़ते रहे। 1.5 मिनट के बाद सभी भूतिया हरे तार जीवंत हरे रंग के तार बन गए और रून ने सभी तारों को पूरी तरह से ढक लिया। इसी समय टॉवर ने भी रन छोड़ना बंद कर दिया, लेकिन इसकी चमक कम नहीं हुई। इसके बजाय ये और अधिक चमकने लगा। पहले कुछ सेकंडों के बाद कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड बाद मैंने पाया कि बहुरंगी ऊर्जाएं टॉवर के आधार में एकत्रित होने लगी थीं, और जो तीव्र दर्द मैं महसूस कर रहा था वह भी अचानक बंद हो गया था। इन ऊर्जाओं में सभी प्रकार की आभाएं होती हैं, लेकिन इनमें एक बात समान है कि इन सभी ऊर्जाओं में अराजक भावनाएं होती हैं। यही कारण है कि ये ऊर्जाएं एक दूसरे पर आक्रमण करती हैं, निकट आने पर एक दूसरे को पीछे हटाती हैं। ऊर्जाओं से ऐसी परिचित आभा को महसूस करते हुए मुझे उनके स्रोत के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यह स्पष्ट था कि वे मेरे सामने उपस्थित लाल आंखों वाले लकड़बग्घे से आए हैं। मैंने तुरंत अपने सामने देखा और मेरे सामने मौजूद ग्रिम मॉन्स्टर्स में भारी बदलाव देखा। उसकी खुशी का भाव अब डर में बदल चुका था, और सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी अभिव्यक्ति अब स्थिर हो चुकी थी क्योंकि वह मेरी तरह ही एक मूर्ति बन चुका था। इसका एकमात्र हिस्सा जो दर्शाता है कि वह इस समय क्या महसूस कर रहा है, वह है उसकी आंखें। इसमें भय, भ्रम और प्रेरण सभी भावनाएं मिश्रित हैं। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित है। इसने सपना देखा था कि एक मानव का उपभोग करने के बाद इसका संविधान इतना उन्नत हो जाएगा कि यह सीमाओं को तोड़ने के लिए बहुत अधिक समस्या के बिना एडमेंटाइन तक पहुंचने में सक्षम होगा,
यह इसके लिए ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि जीवन निष्कर्षण कला के साथ ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसे ये पार नहीं कर सकता है। मैं इसे देख रहा था, तभी मुझे हल्का सा फूला हुआ सा महसूस होने लगा। मैंने तुरंत अपने हृदय स्थान के अंदर देखा तो पाया कि वह रंग बिरंगी ऊर्जाओं से भरा हुआ है। ये ऊर्जाएं मेरे हृदय स्थान में सर्वत्र हैं और वे हृदय के आधार पर सर्वाधिक सघन हैं। हृदय का आधा भाग लगभग इन रंगीन ऊर्जाओं से भर गया है। जैसे ही मैं अपने हृदय स्थान में चारों ओर देख रहा था, मुझे फिर से पेट फूलने का एहसास होने लगा था, और मुझे इस बात पर थोड़ा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये स्पष्ट रूप से इन ऊर्जाओं के कारण है। जहां तक मुझे इसके साथ क्या करना है, इसका सवाल है, तो मुझे इसे टॉवर के माध्यम से परिष्कृत करना होगा। लानत है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने रिफाइनिंग इंजन शुरू किया, केवल ये देखने के लिए कि इन ऊर्जाओं को परिष्कृत करना सामान्य से अधिक कठिन है। ये ऊर्जाएं न केवल ग्रिम मॉन्स्टर्स की जीवन ऊर्जाएं हैं, बल्कि वे एक दूसरे को भी पीछे हटाती हैं, जिससे उन्हें परिष्कृत करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन मेरे पास उन्हें परिष्कृत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता था कि टॉवर मेरे शरीर में अधिक से अधिक ऊर्जा को सोख रहा है, और मैं जल्द ही अपने शरीर में संग्रहित ऊर्जा की सीमा तक पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद क्या हुआ, इसके लिए मेरे पास केवल दो अनुमान हैं। या तो मैं इन ऊर्जाओं से पूरी तरह भर जाऊंगा और अन्वेषण करूंगा, या टॉवर ग्रिम राक्षसों से ऊर्जा चूसना बंद कर देगा। मुझे इन दोनों में से कोई भी संभावना पसंद नहीं है। मैं किसी भी तरह गुब्बारे की तरह उछलना नहीं चाहता, और मैं चूसना भी बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इन ऊर्जाओं के मूल्य के बारे में स्पष्ट रूप से जानता हूं। ये ऊर्जाएं ग्रिम मॉन्स्टर्स की ऊर्जाएं हो सकती हैं, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली और पौष्टिक हैं। अगर मैं उन्हें टॉवर के माध्यम से परिष्कृत कर सकता हूं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और इस बात की काफी संभावना है कि मैं गोल्डन एलीट बनने में सक्षम हो सकता हूं। मैंने सोचा था कि मुझे गोल्डन एलीट बनने के लिए कम से कम 1 महीने की आवश्यकता होगी। मैं समय के साथ काफी उदार हूं, क्योंकि गोल्डन एलीट तक आगे बढ़ने के लिए जो संचय की आवश्यकता है वह बहुत अधिक है, और मुझे कोई भरोसा नहीं था कि मैं एक बन सकता हूं। लेकिन अब मेरे पास एक सही मौका है। जब तक मैं इसे पूरी तरह से समझ लेता हूं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो गोल्डन एलीट तक मेरे उत्थान को रोक सके। तो इस विचार के साथ मुझे एक नया उद्देश्य मिला, और मैंने तेजी से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक टॉवर की पहली मंजिल का रून चमकने लगा, और जल्द ही यह अंतिम चरण में पहुंच गया। भनभनाना। जैसे ही मैं अंतिम चरण पर पहुंचा और मैं ऊर्जाओं को एक निश्चित दिशा में ले जाने वाला था, मैंने पाया कि रास्ता अवरुद्ध है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए मैंने बलपूर्वक ऊर्जाओं को इसके माध्यम से पारित करने की कोशिश की, ये सोचकर कि यह काम कर सकता है। लेकिन न केवल मैं पारित करने में सक्षम नहीं था, बल्कि मुझे एक छोटा सा झटका भी लगा। मुझे सिर्फ एक छोटा सा झटका ही नहीं लगा, इसके साथ ही टॉवर से एक छोटी सी सूचना भी आई, जिसमें कहा गया था कि पहली मंजिल इन ऊर्जाओं को परिष्कृत करने में असमर्थ है। मुझे उन्हें परिष्कृत करने के लिए दूसरी मंजिल पर ले जाना होगा। लानत है। ये समझते ही मैं मन ही मन जोर से कोसने से खुद को रोक नहीं सका। कैस क्रशिंग होली टॉवर की दूसरी मंजिल को भेदना बहुत कठिन है। पिछले कुछ दिनों से मैं घर में हूँ। मैंने इसे कई बार भेदने की कोशिश की है, ताकि मुझे और भी अधिक शोधन ऊर्जा मिल सके, लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। अधिकतम परिणाम उस स्टील जैसी परत पर एक हल्की दरार थी, जिसके बारे में मुझे कभी कभी संदेह होता था कि यह वास्तविक था, या इतनी सारी निराशाओं के बाद ये सिर्फ मेरा भ्रम था। freewaybnenewl.com। लेकिन अब मेरे पास दूसरी परत को तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इसके बिना मैं इतनी बहुमूल्य ऊर्जा को परिष्कृत नहीं कर पाऊंगा और विस्फोट से मर भी सकता हूं। इसलिए मैंने कोई समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि मैं पहले से ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और ऊर्जा को दूसरी मंजिल की परत की ओर ले जाना शुरू कर दिया था। इतने अनुभव के साथ मैंने सीधे उस परत को तोड़ने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय मैंने अपनी सीमा तक ऊर्जा संचित की और उस परत की ओर टकराने से पहले, जो मेरा रास्ता रोक रही थी, उच्चतम गति का निर्माण किया जिसे मैं नियंत्रित कर सकता था। टकराना। वह क्षण मोटी दीवार से टकराया और मुझे केवल एक हल्की सी दरार दिखाई दी। ये देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि खुशी हुई, क्योंकि मैं जानता था कि उनकी परत पर हल्की सी दरार डालने से पहले मुझे कई बार प्रयास करना पड़ा था, लेकिन इस बार मैंने पहली कोशिश में ही दरार डाल दी थी। बाद में इसे तोड़ने और इन ऊर्जाओं को दूसरी मंजिल तक ले जाने की उम्मीद है, लेकिन मुझे ये जल्दी करना था क्योंकि ऊर्जाएं तेजी से सीमा तक पहुंच गईं। यह मेरे अनुमान से पहले है, और जब मैंने इसे देखा तो मुझे इसका कारण समझ में आया। टॉवर ने अपनी चूसने की गति बढ़ा दी थी।
डर के साथ यह अपनी चूसने की गति बढ़ा रहा है। मेरे पास उस परत को तोड़ने के लिए मुश्किल से 3 मिनट हैं, यदि नहीं तो मैं विस्फोट हो जाऊंगा और मर जाऊंगा क्योंकि टॉवर ऊर्जा चूसना बंद कर देगा। दोनों विकल्प मेरे लिए अस्वीकार्य हैं। बैंग बैंग बैंग। मैंने समय बर्बाद नहीं किया और उस परत को पार करने के लिए और भी अधिक गति बना ली जो मुझे दूसरी बाढ़ की ओर बढ़ने से रोक रही थी। ट्रैक ट्रैक ट्रैक। हर टक्कर से पिछली टक्कर से बड़ी दरार पैदा होगी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। दरारें परत को तोड़ने के लिए बहुत छोटी हैं। अगर यह इसी गति से होता है तो मेरे लिए अपने शरीर की सीमा तक पहुंचने से पहले परत को तोड़ना असंभव होगा। इतने करीब। मैंने सोचा कि बड़ी दरार को देखूं और फिर से उस पर ऊर्जा का प्रहार करूं। तभी मुझे लगा कि मैं सीमा पर पहुंच गया हूं और मैंने देखा कि दोनों की चमक कम हो रही है और चूसने की गति भी कम हो रही है। नहीं, मैंने मन ही मन चिल्लाते हुए कहा कि एक समय था जब मैं पीछे हटती ऊर्जा के बजाय विस्फोट को प्राथमिकता देता। इस ऊर्जा में मुझे गोल्डन एलीट बनाने की शक्ति थी और अगर मैंने इसे बिना इस्तेमाल किए छोड़ दिया तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ बन जाऊंगा। अभी सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। मैंने खुद से कहा, चूषण धीमा हो रहा है, लेकिन यह अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अभी भी एक मौका है जब तक मैं चूषण पूरी तरह से बंद होने से पहले परत को खोलकर अलग कर सकता हूं। चूषण ऊपर उठ जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मेरे पास केवल एक मौका था। मेरे पास केवल एक ही मौका होगा। अगर मैं इससे चूक गया तो मैं गोल्डन एलीट बनने का अवसर खो दूंगा और गोल्डन एलीट बनने से पहले मुझे धीरे धीरे कड़ी मेहनत करनी होगी। इसलिए मैंने गति बनाना शुरू कर दिया। इस बार मैंने और भी ज्यादा ऊर्जा खींची। मैंने एक टावर में इतनी ज्यादा ऊर्जा खींची कि सिर्फ मानसिक प्रयासों के कारण ही मेरा शारीरिक रक्त बहने लगा। लेकिन जब इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजें दांव पर लगी हों तो मैंने थोड़े से रक्तस्राव की परवाह नहीं की। इसलिए मैं तब तक चूसता रहा जब तक कि मैंने टॉवर के हर इंच को ऊर्जा से इतना भर नहीं दिया कि एक कण भी उससे भर न सके। फिर भी मैं इसे भरने के लिए फिर से प्रयास करना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि समय समाप्त हो गया था। इसलिए मैंने सारी केंद्रित ऊर्जा को उस ठोस दीवार पर छोड़ दिया जो टॉवर की दूसरी मंजिल पर जाने के मेरे रास्ते को रोक रही थी। धमाका। ट्रैक ट्रैक ट्रैक। ऊर्जा के परत से टकराने पर एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही क्षण उस पर तीव्र गति से दरारें पड़ने लगीं। तेज और तेज। मैंने मन ही मन चिल्लाया, दरारों की गति देखकर जैसे मेरा समय निकल रहा है। चूसने की गति सचमुच इतनी धीमी हो गई थी कि यह कभी भी बंद हो सकती थी। अगर चूसने के बाद परत फट गई तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। धमाका। आखिरकार घंटों लगने के बाद धमाके के साथ दूसरी परत खुल गई और ऊर्जा तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर मैंने समय बर्बाद नहीं किया और टावर से और अधिक ऊर्जा खींचते हुए शोधन प्रक्रिया शुरू कर दी। मैं अभी टॉवर की दूसरी मंजिल तक ही पहुंचा हूं और इसके माध्यम से ऊर्जा को परिष्कृत नहीं कर पाया हूं। मुझे इसे यथाशीघ्र परिष्कृत करना होगा, अन्यथा चूषण पुनः बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी सारी ऊर्जा को परिष्कृत करने में लगा दी। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं जिस तनाव से गुजर रहा हूं उसके कारण मेरे शरीर के कई स्थानों से खून बहने लगा था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि मैं दूसरी मंजिल के ऊर्जा शीर्ष पर जाऊं ताकि ऊर्जा पूरी तरह से परिष्कृत हो सके। मैंने ऐसा ही किया। एक एक करके टॉवर की दूसरी मंजिल पर स्थित रून प्रकाशित होने लगे। हालांकि प्रकाशित होने की प्रक्रिया पहली मंजिल की तुलना में धीमी है, फिर भी ये लगातार बनी हुई है। अंततः अपने लगातार प्रयासों से मैं दूसरी मंजिल के अंतिम दरवाजे तक पहुंच गया और पहली मंजिल के विपरीत इस बार मुझे कोई प्रतिबंध महसूस नहीं हुआ, जिसे देखकर मैं राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। अंततः ऊर्जाएं उस दरवाजे से होकर मीनार से बाहर आ गईं। जब ऊर्जाएं मीनार से बाहर आईं, तब भी वे बहुरंगी थीं, लेकिन उनमें प्राकृतिक जीवंतता थी। उनमें पहले की सारी अराजकता पूरी तरह से गायब हो गई थी। बहुरंगी ऊर्जा क्षण भर के लिए हृदय स्थान के चारों ओर घूमती रही, फिर गायब हो गई। जैसे ही वह मेरे शरीर और आत्मा में फैलने लगी, उसे पोषण देने लगी और पहले से अधिक मजबूत बनाने लगी। सांस। मैं अपने शरीर में फैलती ताजगी भरी ठंडक को महसूस कर रहा था, इसलिए मैं आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया के सबसे ताजे झरने में नहा रहा हूं। इसकी अनुभूति जादुई थी, लेकिन बस वह अनुभूति आई और गायब हो गई क्योंकि मैं ऊर्जा का एकमात्र प्राप्तकर्ता नहीं था। एशलिन और नीरो ने भी बिना अधिक काम किए ऊर्जा का एक एक हिस्सा ले लिया। जैसा कि मेरे मन में विचार आया, एक गुस्से भरी चहचहाहट गूंजी कि यदि वह न होती तो मैं उसी क्षण निराशा में डूब जाता जब भूतिया हरे रंग की डोरियां मेरे शरीर में घुसती, जिसका मैं खंडन नहीं कर सकता क्योंकि यह सच है।
ऊर्जा का पहला झोंका मिलने के बाद मैंने और भी अधिक बहुरंगी ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे हृदय स्थान में वर्तमान का भार है और हर सेकंड में और अधिक आ रहा है। इतनी ऊर्जा हमें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। इसलिए मैंने और भी तेजी से परिष्कृत करना शुरू कर दिया, साथ ही इससे मिलने वाली ठंडक का भी आनंद लिया और इस तरह समय बीतता गया और अंततः मैं किनारे पर पहुंच गया। मुझे गोल्डन एलीट बनने के लिए बस थोड़ी सी ऊर्जा की आवश्यकता थी। स्वर्णिम अभिजात वर्ग। मैं बहुत प्रसन्नता से सोच रहा था कि मेरा शरीर और आत्मा अंततः बहुरंगी ऊर्जाओं के पोषण के तहत स्वर्णिम अभिजात वर्ग की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी गोल्डन एलीट बन जाऊंगा। मैंने त्रासदी के बीच भाग्य पाया, लेकिन गोल्डन एलीट तक पहुंचना सिर्फ एक अतिरिक्त लाभ है। मुझे जो वास्तविक लाभ मिला वह मेरा संविधान है। उस बहुरंगी ऊर्जा ने मेरे संविधान को उन्नत कर दिया था। मेरा संविधान पहले से ही काफी अच्छा था, लेकिन इस बहुरंगी ऊर्जा ने उसे और भी उन्नत कर दिया था। ये कहना पर्याप्त होगा कि इसके द्वारा मुझे नुकसान पहुंचाने के स्थान पर मैंने इसे नुकसान पहुंचाया तथा इसके सभी लाभ प्राप्त किए, जिसका अर्थ है कि अब मुझमें उस अदम्य स्तर तक पहुंचने की पूरी क्षमता थी जिसके बारे में यह बात कर रहा था। मुझे एक और लाभ मिला है और वह है अग्नि क्षमता, जो कि और भी उन्नत हो गई है। बहुरंगी ऊर्जा में एक ऊर्जा थी जो मेरी अग्नि क्षमता के लिए बहुत अच्छी थी। इस ऊर्जा ने न केवल मेरी क्षमता की शक्ति को उन्नत किया था, बल्कि इसने कोर से क्षमता को उन्नत किया था। मुझे अच्छी तरह पता है कि क्रिम्सन आइड हाइनामेन फायर एलिमेंटल ग्रिम मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए इसमें ऐसी ऊर्जा होने का एकमात्र कारण ये हो सकता है कि इसे किसी और से प्राप्त किया गया हो। इसने 3 लोगों को काटने की बात की। इनमें से एक व्यक्ति के पास आग के लिए एक विशेष संविधान होना चाहिए। इसलिए जब इसे काटा गया तो यह इसके अंदर निष्क्रिय हो गया, लेकिन जब मैंने इसे ग्रिम मॉन्स्टर से काटा तो यह स्वचालित रूप से मेरे और एशलिन फायर के साथ विलीन हो गया, कोर से अपग्रेड हो गया। टॉवर ने कुछ मिनट पहले ही ऊर्जा चूसना बंद कर दिया था, लेकिन अभी भी काफी मात्रा में बहुरंगी ऊर्जाएं मेरे हृदय स्थान में बनी हुई हैं। हालांकि ये 2 सितारा गोल्डन एलीट तक पहुंचने में मदद नहीं करेगी, फिर भी यह मेरी शक्ति को काफी हद तक बढ़ा देगी, जो मेरे लिए पर्याप्त से अधिक है। तो बिना समय बर्बाद किए मैंने अपने अंदर बची हुई सारी ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में मैंने इसे परिष्कृत करना समाप्त कर दिया और जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मेरी शक्ति थोड़ी बढ़ गई। मैंने अपनी चेतना को अपने हृदय स्थान से बाहर निकाला और आगे देखा तो मुझे केवल क्रिम्सन आइड हाइनामेन का छिलका दिखाई दिया। मुझे उम्मीद थी कि वह मर चुका होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं अपना सिर खोलूंगा तो मुझे केवल उसका छिलका दिखाई देगा। ईमानदारी से कहूं तो मैं जो देखने की उम्मीद कर रहा था वह लाल आंखों वाले लकड़बग्घे का दूसरा शव था, जो मूल से भी अधिक डरावना लगता, लेकिन मैंने तो उसका केवल छिलका ही देखा। सबसे पहले मैंने उसका सामान इकट्ठा किया। मैंने ऐसा किया और सीधे उसे अपने स्टोरेज रिंग में वापस रख दिया। मैंने अपनी पूरी उत्सुकता के बावजूद जानबूझकर उसके स्टोरेज की जांच नहीं की, क्योंकि इससे मेरा बहुत समय बर्बाद होता। अगर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उस खतरनाक लड़ाई को प्रभावित कर सके जो मैं लड़ने जा रहा हूं, तो मैं बहुत निराश हो जाऊंगा। इस गुफा में प्रवेश करने के बाद से 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय बीत चुका था और यह कहा जा सकता है कि युद्ध के मैदान को छोड़ने के बाद से 1.5 घंटा बीत चुका था और मैं तुरंत वहां जाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित किया क्योंकि युद्ध में शामिल होने से पहले मुझे एक और काम करना था। युद्ध में जाने से पहले मुझे रहस्यवादी विधि के दूसरे स्तर का अभ्यास करना होगा। यदि मैं टॉवर की दूसरी बार में ग्रे ऊर्जा को परिष्कृत नहीं करता तो मैं इसे 1 दिन के लिए छोड़ देता। ऐसी परिष्कृत ऊर्जा ग्रे रूनिक लिली की सीमा से परे थी और उसके शरीर पर दरारें दिखाई देने लगी। अब यह बेकार हो गया है। अगर मैंने इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत की तो ये टूट जाएगा और इसमें मौजूद सारी ऊर्जा मेरे शरीर में फैल जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो मेरे वर्तमान शरीर के साथ भी मेरी मृत्यु की संभावना बहुत अधिक होगी। मैंने अपने भंडार से कई सामग्रियां निकालने से पहले एक बार फिर रूनिक शहर की स्थिति की जांच की, जिनमें से एक चमड़े का बड़ा बंडल था। मैंने चमड़े की गठरी खोली और ये 3 मीटर व्यास का एक चक्र बन गया जिस पर एक बहुत ही जटिल संरचना बनी हुई है। इस गठरी को संरचना पत्रक कहा जाता है। मैंने इसे विशेष रूप से अपने रहस्यवादी विधि के दूसरे स्तर के अभ्यास के लिए बनवाया था। इस पर बनाई गई संरचना वह संरचना है जो विदरिंग सैंड मिस्टिक विधि के डोमेन के पहले से तीसरे स्तर के लिए आवश्यक है। केवल एक चीज जो मुझे करनी है वह है संरचना स्याही बनाना और कोने में वाल्व जोड़ना। एक बार वाल्व भर जाने पर यह स्वचालित रूप से बनाई गई संरचना में फैल जाएगी, जिससे मुझे संरचना बनाने की परेशानी और समय की बचत होगी।
तो बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने फॉर्मेशन इंक बनाना शुरू कर दिया, और इस बार मैंने इसके अंदर व्हाइट ग्रेड ओरिजिन वाटर की 20 बूंदें डाली, जो पिछली बार की तुलना में 20 गुना अधिक है। मैं और जोड़ना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यह सामग्री की संरचना को अस्थिर कर देगा, इसलिए मैं फॉर्मेशन स्याही के अंदर अधिकतम 20 बूंदें जोड़ सकता हूं। मैंने वाल्व में आधी फॉर्मेशन स्याही डाली। जैसे ही मैंने ऐसा किया, इसने फॉर्मेशन शीट को भरना शुरू कर दिया, और कुछ ही सेकंड में पूरा फॉर्मेशन स्याही से भर गया। इस प्रक्रिया में मुझे 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि न केवल मुझे संरचना बनानी होती थी, बल्कि मुझे छोटी छोटी गलतियों के लिए भी कई बार जांच करनी होती थी। लेकिन संरचना शीट के साथ मुझे इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। एशलिन, पहरा 2। मैंने एशलिन से कहा जब मैं उस संरचना के बीच में बैठा था और अपने शरीर पर उस संरचना को बनाना शुरू किया। ये संरचना उस संरचना से बहुत मिलती जुलती थी जिसे मैं मिस्टिक मेथड के लेवल 1 के लिए लाया था। बस फर्क इतना है कि यह थोड़ी जटिल है। इस लिली में 6 की जगह 9 पंखुड़ियां थीं। मुझे अपने शरीर पर यह आकृति बनाने में कुल आधे घंटे का समय लगा। जैसे ही मैंने आकृति बनाना समाप्त किया, मैंने आकृति को सक्रिय करने से पहले उस पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें रखनी शुरू कर दी। भनभनाना। संरचना सक्रिय हो गई और प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले उनमें से जड़ी बूटियों का सार निकला, फिर वे केंद्र में काली रेत की ओर बढ़ने लगे। जब सभी हर्बल सार केंद्र में आ गए, तो वे काली रेत के साथ विलीन होने लगे, और विलय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरा मिश्रण मेरी छाती की ओर बहने लगा। पिछली बार के विपरीत इस बार मैं चिंतित नहीं हूं। इस बार मेरा शरीर और आत्मा रहस्यवादी विधि के दूसरे स्तर का भार सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हैं। जल्द ही काले पदार्थ ने मेरी छाती में रूनिक लिली को भर दिया और उसके अंदर रिसना शुरू कर दिया। ये कदम सबसे खतरनाक कदमों में से एक है। मुझे सावधान रहना होगा, भले ही मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा हो। काली सामग्री पूरी तरह से मेरे अंदर समा गई और मेरे हृदय स्थान में प्रकट हुई। जहां ये प्रकट हुई और उसने पूरी डार्क ग्रे रूनिक लाइट को ढक लिया और उसे बदलना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया काफी समय तक चली। उसके बाद मेरे हृदय स्थान में 9 पंखुड़ियों वाली रूनिक लिली प्रकट हुई, जो खतरनाक मुरझाने वाली ऊर्जा के साथ उतार चढ़ाव कर रही थी, जो किसी भी चीज को राख में बदल सकती थी। मैंने अपने हृदय स्थान में ब्लैक रूनिक लिली को देखकर राहत की सांस ली। मिस्टिक मेथड का अभ्यास खतरनाक है। भले ही सब कुछ ठीक चल रहा हो, कुछ भयानक हो सकता है। मिस्टिक मेथड के अभ्यास के दौरान कई दुर्घटनाएं हुई हैं, और कई लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है। मैंने कुछ देर तक रूनिक लिली को देखा, उसके बाद मैंने पुनः शोधन शुरू किया। मुझे उस टॉवर की दूसरी मंजिल के माध्यम से रूनिक लिली की काली ब्रह्मांडीय ऊर्जा को परिष्कृत करना है, ताकि वह और भी शुद्ध हो जाए और मिस्टिक मेथड की शक्ति भी बढ़ जाए। कुछ समय बाद मैंने अपनी आंखें खोली और मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। लिली की सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा शुद्ध हो गई थी, और अब ये और भी अधिक काली हो गई थी, और इससे जो आभा निकल रही थी वह बहुत ही खतरनाक थी। यदि यह सीधे उनके शरीर पर लगे तो सामान्य गोल्डन एलीट इससे बच नहीं पाएंगे, वे इससे पहले ही मर जाएंगे। अब मैं अपनी रहस्यमय विधि के 14 हमले कर सकता था, 9 लिली की पंखुड़ियों के माध्यम से और 5 आरक्षित ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से। मैं इसकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए अभी इसका उपयोग करना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बहुत जल्द मौका मिलेगा। अंततः घृणा। मैंने अपने हाथ में क्रिस्टल तलवार को देखते हुए कहा, गोल्डन एलीट तक पहुंचने के साथ ही अब मैं टोटेम आर्टिफैक्ट का उपयोग करने में पूरी तरह सक्षम हो गया हूं, और यह सोचे बिना नहीं रह सका कि इसके साथ दुश्मनों को काटना कितना मजेदार होगा। तलवार का वजन 1 टन है। गोल्डन एलीट की ताकत के साथ भी यह काफी भारी लगती है। ये सिर्फ भारी ही नहीं है, इसकी शक्ति वृद्धि भी अद्भुत है। जैसे जैसे मैं इसे चलाने में सक्षम होता गया, मुझे वास्तव में एहसास हुआ कि यह हथियार कितना शक्तिशाली है और इसकी वृद्धि कितनी भयानक है। इस तलवार को हाथ में लेकर 1 स्टार गोल्डन एलीट मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं उन्हें उसी तरह मार सकता हूं जैसे मैं अपने पैरों के नीचे की घास को काटता हूं। केवल 2 स्टार गोल्डन एलीट ही मेरा मुकाबला कर सकते हैं। मैंने कुछ सेकंड के लिए उस खूबसूरत राक्षस को देखा और फिर गुफा से बाहर निकलने लगा। मुझे युद्ध से निकले हुए करीब 3 घंटे हो चुके हैं, और मुझे यकीन है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि वहां केवल 25 लाख लोग ही लड़ रहे हों, लेकिन वे सभी शक्तिशाली हैं और उन्हें मारना आसान नहीं है। मैं उन्हें अपने पैरों के नीचे घास की तरह काटने में सक्षम था क्योंकि मैं गोल्डन एलीट के बहुत करीब था।
लेकिन अब मैं गोल्डन एलीट हूं और मेरा युद्ध क्षेत्र भी अलग होगा और मेरे प्रतिद्वंद्वी अब गोल्डन एलीट और गोल्डन एलीट ही होंगे, कोई अन्य शक्तिशाली नहीं। गुफा से बाहर निकलते समय मैंने अपने शरीर को अग्नि कवच से ढकना शुरू किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद मैंने इसे बंद कर दिया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, सिल्वर एलीट इसकी सीमा थी, इसका आगे उपयोग नहीं किया जा सकता है। मेरी अग्नि क्षमता के उन्नयन के साथ भी ये जो शक्ति प्रदान कर सकता है वह बहुत मदद नहीं करता है। यदि मैं चाहता हूं कि अग्नि कवच काम करे तो मुझे आधार से ही परिवर्तन करने होंगे, और इसका पहला परिवर्तन रून्स का उपयोग होगा, जिसका मैं उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। गोल्डन एलीट स्टेज में रून को शक्ति देने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। अगर मैं एक क्षमता कवच बनाना चाहता हूं तो मुझे गोल्डन एलीट से कहीं ऊपर जाना होगा। हालांकि यह बहुत कठिन है, लेकिन यह संभव है। मुझे बस उस चरण तक पहुंचना होगा जहां मैं अपने दम पर रूनिक क्षमता कवच को शक्ति दे सकूं। जुप, मैं झरने से बाहर निकला और मेरे कानों में फिर से युद्ध की आवाजें सुनाई दी। नेता अभी भी लड़ रहे थे, जिसका मतलब है कि जमीनी स्तर पर लड़ाई भी जारी है। बिना समय बर्बाद किए मैं उस जगह की ओर बढ़ गया जहां गोल्डन एलीट लड़ रहे थे। मैं सीधे उड़कर दूर नहीं गया क्योंकि मैं उस वेयरवुल्फ की तरह नहीं मरना चाहता था जिसने मुझे मारने का प्रयास किया था और ऊपर उड़ रहे दुश्मन गोल्डन एलीट द्वारा मारा गया था। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा कुछ घटित हो, इसलिए मैंने हत्या करने वाले रूल और एक संवेदी मॉड्यूलेटिंग ट्री रंगीन पत्थर की कलाकृति की मदद से अपनी शक्ति के स्तर को छुपा लिया। जल्द ही मैं युद्ध स्थल पर पहुंच गया और पाया कि युद्ध पूरी ताकत से चल रहा था। दोनों पक्ष पूरी ताकत से लड़ रहे थे और मुझे आश्चर्य हुआ कि युद्ध में मनुष्य थोड़ा सा ऊपरी हाथ हासिल कर रहे थे। 4 गुना कम संख्या के साथ हम अभी भी जीत रहे हैं। छोटे लाल की रणनीति उम्मीद से बेहतर काम कर रही थी क्योंकि हम बड़ी संख्या के बावजूद सभी तरफ से ग्रिम राक्षसों को मार रहे थे। हमारे नेता भी ग्रिम मॉन्स्टर्स के नेताओं को नियंत्रित करने में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। केवल गोल्डन एलीट को ही समस्या हो रही है, वे अपने दुश्मनों को बड़ी मुश्किल से नियंत्रित कर पा रहे हैं। फ्री ओमेगा एबनॉर्मल CM। पहाड़ी से आगे बढ़ते हुए मैंने ऊपर लड़ रहे सभी गोल्डन एलिट्स को देखा और जल्द ही मेरे लिए एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी ढूंढ लिया। प्रतिद्वंद्वी पर फैसला करने के बाद मैंने सीधे हवा में गोली चलाई और ग्रिम राक्षसों की ओर बढ़ गया। मैंने खुद को पर्याप्त नियंत्रित किया है और अब मैं ग्रिम राक्षसों के खिलाफ अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता हूं। जल्द ही ग्रिम मॉन्स्टर मेरी आंखों के सामने प्रकट होते हैं। वे 3 सफेद सरपेंटमैन हैं जो एक अकेली मानव महिला के खिलाफ लड़ रहे हैं। महिलाएं मुश्किल से 3 ग्रिम मॉन्स्टर्स का सामना कर रही हैं जो उस पर क्रूरता से हमला कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने हाथों को हवा में लहराया और अगले ही क्षण मेरे हाथ से एक चमकदार चांदी की आग की चाप निकली और धुंधली गति से ग्रिम राक्षसों की ओर बढ़ी। व्हाइट सरपेंटमैन ने मेरे हमले को आसानी से भांप लिया और बिना किसी परेशानी के इसे रोक दिया। ये हमला ज्यादा नहीं था, अगर यह उन पर लग भी जाता तो उन्हें हल्की चोट लगती। मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला नहीं किया था, बल्कि उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए किया था, जो मैंने किया। जो जाओ और इसे संभालो, व्हाइट सरपेंटमैन के नेता ने व्हाइट सरपेंटमैन से कहा जो उसके बाईं ओर था। ठीक है बॉस, जो नाम के सफेद सर्पमान ने क्रूर मुस्कान के साथ मेरी ओर आते हुए कहा। ये राक्षस 5 मीटर से थोड़ा ज्यादा लंबा है और इसका शरीर लचीला है। इसका पूरा शरीर चमकदार सफेद शल्कों से ढका हुआ है जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आपको सिर्फ उनकी खूबसूरती को नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये चमकदार सफेद शल्क बहुत ज्यादा रक्षात्मक होते हैं। छोटे कमीने, तुम्हें हमारी लड़ाई में बाधा नहीं डालनी चाहिए थी, उसने कहा और अपने हाथ में पकड़े लंबे चाकू को अपनी कांटेदार जीभ से चाटने लगा जिससे उस पर जहर लग गया। अब इसकी कीमत चुकाओ, मैंने कहा और मेरे पास आया। अगर सुबह होती तो मैं इतनी तेजी से व्हाइट सरपेंटमैन की छाया नहीं देख पाता, लेकिन अब मुझे 2 स्टार गोल्डन एलीट की चाल देखने में कोई समस्या नहीं है। मैंने अपनी क्रिस्टल तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और महसूस किया कि उसकी शक्ति मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है और इसकी प्रत्येक कोशिका में भर रही है। इस शक्ति ने मुझे 2 सितारा गोल्डन अभिजात वर्ग के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास दिया, जबकि वास्तव में मैं 1 सितारा गोल्डन अभिजात वर्ग ही था। मरना। श्वेत सर्प पुरुष मेरे सामने प्रकट हुआ और उसने अपनी जहरीली चाकू को तेज गति से मुझ पर फेंक दिया। ये देखकर उसने मेरी तलवार को अपनी ओर खींचा। वह उस नाजुक चाकू और अपने आप को पूरी ताकत से 2 टुकड़ों में काटना चाहता था। पोह मेरी तलवार उसके नाजुक चाकू से टकराई और एक पल के लिए हम दोनों पूरी तरह से स्थिर हो गए।
लेकिन अगले ही पल ग्रिम राक्षस एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह उड़ गया और रास्ते में कई बार उल्टी भी की। उसके हाथ में जो नाजुक चाकू था वह भी दूर फेंक दिया गया और उसका पूरा शरीर एक पल में पीला पड़ गया। ऐसा परिणाम देखकर मैं काफी हैरान हो गया हूँ। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी कि यह कुछ कदम पीछे हट जाएगा, लेकिन परिणाम कहीं अधिक बेहतर था। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी तलवार से प्राप्त शक्ति को बहुत कम आंका था। हालांकि मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने मुझे तुरंत प्रतिक्रिया करने से नहीं रोका, बल्कि जैसे ही वह दूर फेंका मैं तुरंत उसके पीछे चला गया। मुझे सफेद सर्पमानस तक पहुंचने में 1 सेकंड का समय लगा और जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैंने उस पर अपनी तलवार से वार किया। पुच! वह घबरा गया। मेरी तलवार को मेरी ओर आते देख उसने जल्दी से अपने भंडार से दूसरा चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मेरी तलवार पहले ही उसके हृदय में घुस चुकी थी। वाह! मैंने 5 सेकंड के भीतर एक 2 सितारा गोल्डन एलीट को मार डाला है। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ग्रिम राक्षसों को हराने में सक्षम हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी ताकत सिर्फ 1 सितारा गोल्डन एलीट है और केवल तलवार की सहायता से मुझे ऐसी शक्तियां मिली। यह एक तीव्र लड़ाई थी, इतनी तीव्र कि व्हाइट सरपेंटमैन को अपनी रहस्यमय विधि का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिला। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने व्हाइट सरपेंटमैन के शरीर को रूनिक डिस्क में संग्रहित कर लिया और उन 2 व्हाइट सरपेंटमैन को देखा जो अभी भी लड़की के साथ लड़ाई में थे, और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मैंने उनके साथी को मार दिया है। लड़की अभी ठीक लग रही थी, अभी भी दबाव में थी, लेकिन ठीक थी। भले ही वह इन 2 सफेद सर्पों को मारने में सक्षम न हो, लेकिन उसके लिए उन्हें लंबे समय तक उलझाए रखना काफी आसान होगा। सुप! मुझे उसकी मदद करने दो, मैंने सोचा और फिर से हवा में अपना हाथ मारा और उसमें से आग की चाप निकली और 2 ग्रिम राक्षसों को तेज गति से गोली मार दी। इस बार भी श्वेत सर्प पुरुषों ने आसानी से हमले का सामना किया, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कोई झुंझलाहट नहीं थी, बल्कि अत्यधिक क्रोध था जब उन्होंने देखा कि उनका मित्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। निम, तुम इस गंदे मानव को संभालो, मैं जोजो का बदला लूंगा, सबसे शक्तिशाली श्वेत सर्पमानव ने मेरी ओर आते हुए कहा। व्हाइट सरपेंटमैन की यह टीम काफी अलग है। लड़ने वाले अधिकांश गोल्डन एलीट ग्रिम मॉन्स्टर्स अलग अलग जनजातियों से हैं, लेकिन ये 3 एक ही जनजाति और सभी गोल्डन एलीट से हैं। वे कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ में आ गए होंगे जो उनमें से 3 गोल्डन एलीट बनाने में सक्षम हो गए। दुष्ट मानव, जोजो को मारने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये कहते हुए वह मेरी ओर बढ़ा। ये श्वेत सर्प मानव क्रोधित दिख सकता है, लेकिन ये बहुत सतर्क है। जिस तरह से यह मेरी ओर आ रहा है उससे इसे देखा जा सकता है। 1 सेकंड में वह मेरे सामने प्रकट हुआ और उसने अपना चाकू मेरी ओर घुमाया। चाकू किसी अन्य श्वेत सर्पमान द्वारा इस्तेमाल किए गए चाकू जैसा लग रहा था, लेकिन यह अधिक धारदार था। उसके ब्लेड को देखकर ही मेरे अंदर घबराहट होने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे इस चाकू ने मेरे पूरे शरीर को काट दिया हो। ग्रिम मॉन्स्टर को मुझ पर हमला करते हुए देखकर मैं आत्मसंतुष्ट होने की हिम्मत नहीं कर सका और मुझ पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। झनकार! कदम कदम कदम! हमारे हथियारों की टक्कर हुई और उसके चेहरे पर भारी परिवर्तन आया तथा वह अनियंत्रित रूप से पीछे हटने लगा। वह अपने होठों से बहते खून को पोंछने ही वाला था कि मैंने पाया कि मैं उसके सामने खड़ा हूं और उस पर अपनी तलवार घुमा रहा हूं। मेरे हमले को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने जवाबी हमला करने के लिए अपनी चाकू मेरी ओर घुमाई, लेकिन एक नाजुक चाकू की तुलना 1 टन की तलवार से कैसे की जा सकती है। झनकार! इस बार जब हमारे हथियार आपस में टकराए तो वह लगभग अपने खेल से दूर उड़ गया। यह उसके महान अनुभव के कारण ही था कि वह स्वयं को उड़ने से रोक पाया, लेकिन शीघ्र ही उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की थी। यदि वह उड़ जाता तो उसे कुछ समय मिल सकता था, लेकिन उसने जो भी समय था वह स्वयं को पीछे की ओर उड़ने से रोकने में लगाया था, और जैसे ही वह स्थिर हुआ उसने पाया कि तलवार का एक शैतान उस पर आ रहा है जो 2 टुकड़ों में विभाजित होना चाहता है। वह क्रोधित हो गया इससे पहले कि उसकी आंखों में एक पागलपन भरा भाव दिखाई दे, और मैंने महसूस किया कि उसका आभामंडल बढ़ रहा है। आभामंडल को महसूस करते हुए मुझे पता चला कि उसने गुप्त ऊर्जा को अधिक मात्रा में फैलाया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। अगर वह चाहता तो अपनी मिस्टिक विधि का इस्तेमाल कर सकता था। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया मुझे समझ में आ गया कि उसने ऐसा क्यों किया। मिस्टिक स्किल मेरी तरह ही है जो रेंज वाली है। यदि वह अभी अपनी रहस्यमय विधि का उपयोग करे तो वह मुझे मार सकता है, लेकिन वह मेरी तलवार की गति से खुद को नहीं बचा पाएगा, जो उसकी ओर इस प्रकार बढ़ रही है मानो वह ग्रिम रीपर की दरांती हो। झनकार!
हमारे हथियार आपस में टकराए और अगले ही क्षण वह पुनः एक कदम पीछे हट गया और खून उगलने लगा। गुप्त ऊर्जा का अति प्रयोग उसके जीवन को बमुश्किल बचाने में सफल रहा, परंतु उसे इतनी शक्ति नहीं मिली कि वह उससे अप्रभावित रह सके। हे, उसे एक कदम पीछे जाते देख मैं उसके पीछे गया और उसके पास आ गया। जैसे ही मैं अपनी तलवार घुमाने वाला था, मैंने उसमें से एक अजीब सी हंसी सुनी और अगले ही पल उसने अपना मुंह खोला और मुझ पर भूतिया बैंगनी धुआं उगल दिया। रहस्यमय विधि। आखिरकार इसका इस्तेमाल किया गया और मुझे कहना होगा कि यह बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि अगर यह मेरी त्वचा को छूता है तो यह मेरे शरीर को मोमबत्ती की तरह पिघला देगा। बैंगनी धुआं तेज गति से मेरी ओर आ रहा था और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैं धुएं के माध्यम से श्वेत सर्पमानव को देख सकता था। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था और उसकी आभा कमजोर पड़ रही थी। इसके बावजूद उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। निश्चय ही मैं इसके हमले से मर जाऊंगा। यही कारण है कि इसने गुप्त ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया था, जिसे यह अधिक मात्रा में इकट्ठा कर रहा था। इसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान देखकर मेरे चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान प्रकट हुई। जब भूतिया बैंगनी बादल मुझसे एक हाथ की दूरी पर था तो मेरे मुंह से काली रेत का एक मोटा बादल निकला। जब मैं उस पर आक्रमण करने के लिए उसके सामने आया तो मुझे पहले ही उसके आक्रमण का आभास हो गया था। अतः जब मैंने उसका आक्रमण देखा तो मेरे पास पर्याप्त समय था और यदि मैं चाहता तो कुछ चोटें खाकर भी पीछे हट सकता था, परंतु मैं ऐसा क्यों करूं? इसकी मिथिक विधि शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन यह मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है जब इसे विशेष रूप से कैस क्रशिंग होली टॉवर की दूसरी मंजिल द्वारा परिष्कृत किया जाता है, जिसका शोधन पहली मंजिल की तुलना में कहीं अधिक है। क्रैकल क्रैकल। जैसे ही काली रेत के बादल ने बैंगनी कोहरे को छुआ, चटचटाहट की आवाज गूंजी और उसने बैंगनी ऊर्जा को जलाना शुरू कर दिया। इसकी गति इतनी तेज थी कि एक सेकंड के भीतर ही इसने पूरे बैंगनी कोहरे को जला दिया और केवल 1/3 से भी कम ऊर्जा का नुकसान हुआ। सफेद सर्प मनुष्य की करुण चीखें गूंज उठी और एक काले रेत के बादल ने उसे घेर लिया। चीखें इतनी करुण और तीक्ष्ण थीं कि मैं अपनी आंखों को अपने हाथों से ढकना चाहता था। मैंने कभी किसी ग्रिम राक्षस को इतनी शोकाकुलता से नहीं देखा था जितना कि व्हाइट सरपेंटमैन को। जब मैं उनका जीवन काटता था तो वे इतनी बुरी तरह चिल्लाते नहीं थे। पुच्छी। मैंने अपनी तलवार से उसकी छाती में छेद कर दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर ब्लैक क्लाउड के हमले को रोक दिया। ये शीर्ष 2 सितारा गोल्डन एलीट है जो मुझे बहुत सारे मैना क्रिस्टल दे सकता है। अगर मैं सभी मैना स्टोन को राख कर दूं तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा। जब मैंने अपना मिस्टिक मेथड निकाला तो व्हाइट सरपेंटमैन की हालत बहुत खराब हो गई थी। ये हॉरर फिल्मों के राक्षसों की तरह लग रहा था। यह उतना बुरा नहीं है जितना लगता था। इस स्थिति में मुझे इसकी चरम स्थिति से मिलने वाले मैना क्रिस्टल की तुलना में थोड़ा कम मैना क्रिस्टल मिलेंगे। धन्यवाद। नीले बालों वाली लड़की ने कहा, ये वही लड़की है जो पहले 3 सफेद सरपेंटमैन के खिलाफ लड़ रही थी। मेरे द्वारा 2 सफेद सरपेंटमैन को मार दिए जाने के बाद उसे आखिरी सरपेंटमैन को मारने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। कोई समस्या नहीं, मैंने कहा। हालांकि उनके लिए 32 स्टार एलीट ग्रिम मॉन्स्टर्स को मारना काफी कठिन होता, लेकिन उसकी ताकत से भागना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, फिर मिलते हैं, उन्होंने कहा और उड़ गईं। यदि सामान्य समय होता तो वे थोड़ी और बात करती, लेकिन अभी हम युद्ध के बीच में हैं। ये बातचीत के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। उसे जाते देखकर मैंने युद्ध के मैदान में प्रतिद्वंद्वी की तलाश में इधर उधर देखा। व्हाइट सरपेंटमैन के साथ मेरी लड़ाई के बाद मुझे पता है कि 2 स्टार गोल्डन एलीट को मारना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी 3 स्टार गोल्डन एलीट के खिलाफ लड़ सकता हूं। इसलिए मैं पहले कुछ 2 स्टार गोल्डन एलीट से लड़ता हूं और केवल 3 स्टार गोल्डन एलीट से लड़ता हूं जब मुझे विश्वास हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक स्तर के बीच शक्ति बहुत अधिक है और मैं जितना चबाता हूं उससे अधिक काटना चाहता हूं। इस विचार के साथ मैंने अपनी इंद्रियों को बढ़ाया और थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि एक ग्रिम मॉन्स्टर मेरी ओर आ रहा है और यह 3 स्टार गोल्डन एलीट है। इसकी युद्ध शक्ति को महसूस करते हुए मैं भागना चाहता था, लेकिन जब मैंने ग्रिम मॉन्स्टर को देखा तो मैं अचानक रुक गया। ये फ्रॉस्ट ऑक्समैन है। ये बर्फ की तरह दिखता था और दूर से भी बहुत खतरनाक आभा देता था। इसकी पीठ पर एक बहुत बड़ी तलवार थी जो 5 मीटर लंबी थी। इतनी बड़ी तलवार युद्ध के मैदान में लड़ने वाले ज्यादातर लोगों के लिए पर्याप्त होती है। अब तक मैंने जिन 2 ग्रिम राक्षसों से लड़ाई की है वे तेज और चपलता वाले थे और उन्होंने प्रत्यक्ष संघर्ष की मेरी भूख को पूरी तरह से शांत नहीं किया था। ये फ्रॉस्ट ऑक्समैन मेरे लिए तलवार से तलवार की सीधी लड़ाई में अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए एकदम सही होगा।
यदि यह फ्रॉस्ट ऑक्समैन बहुत शक्तिशाली निकला तो मैं भाग जाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी जान हथेली पर लेकर भागने में सफल हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा, तुम सच्चे योद्धा हो, किसी कमजोर की तरह नहीं जो सिर्फ देखकर भाग जाता है, फ्रॉस्ट ऑक्समैन ने कहा। ये 6 मीटर लंबा है, लेकिन इसके शरीर पर बर्फ का हल्का नीला कवच है और इसके सींगों पर नीली धुंध छाई हुई है। वह नीली धुंध अत्यंत खतरनाक होती है, वह जिस चीज को छूती है उसे जमा सकती है, और इस नीली धुंध के कारण इसके 5 मीटर के दायरे में प्रवेश करने पर व्यक्ति को बहुत ठंड लगती है। अब मैं देखता हूं कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम उसका समर्थन कर सको। ये कहते हुए वह मेरी ओर आया और अपनी विशाल तलवार मुझ पर तान दी। उस विशाल तलवार को अपनी ओर आते देख मेरा दिल कांप उठा और मैं बस उससे दूर भागना चाहता था, क्योंकि मेरा दिल स्पष्ट रूप से जानता था कि एक बार तलवार मेरे शरीर के किसी भी हिस्से को छू गई तो मेरे बचने की कोई संभावना नहीं होगी, इसलिए मुझे बहुत सावधान रहना होगा कि वह मेरे शरीर के किसी भी हिस्से को न छुए। इसकी विशाल तलवार मुझ पर आई और इसके साथ ही बर्फीली भावना भी आई। यह इतनी ठंडी थी कि सामान्य 1 स्टार गोल्डन एलीट का शरीर सुन्न हो जाता। यह ठंडा है, लेकिन इसने मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं किया। न केवल मेरे पास एक शानदार संविधान और छोटी अग्नि तत्व प्रतिभा है जो मुझे ग्रिम राक्षसों की कटाई से मिली है, बल्कि मेरे पास मेरी तलवार की सुरक्षा भी है जो मुझे हमले के खिलाफ पूरी तरह से बचा रही है। मैंने नीली तलवार को अपने करीब आने दिया, फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी ओर तलवार घुमाई। क्लैंग, कदम कदम कदम, पुह, मेरी तलवार उससे टकराई और मुझे लगा कि एक कुचलने वाली पहाड़ी शक्ति मेरी ओर आ रही है, लेकिन जैसे ही वह शक्ति मेरी तलवार के माध्यम से मेरे शरीर तक पहुंची, मुझे लगा जैसे एक हल्की हवा मेरे शरीर में प्रवेश कर गई हो। यह मेरी अपेक्षा से बहुत कम था, यह उस तूफान की तुलना में हवा के झोंके जैसा था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। हालांकि मेरे शरीर में घुसी हुई आंत की वजह से मैं घायल हो गया, लेकिन वह चोट कुछ खास नहीं थी। यह इतना बुरा नहीं है। मैंने एक कदम पीछे हटते हुए सोचा, मैं पहली चाल का अनुभव करने के बाद भागने की योजना बना रहा हूं, लेकिन अब मैं इससे लड़ने और यहां तक कि इसे मारने की योजना बना रहा हूं। हालांकि इसे मारना मुश्किल होगा, जब तक मैं पर्याप्त प्रयास करता हूं मैं ऐसा करने में सक्षम हो जाऊंगा। एक कदम पीछे हटते समय फ्रॉस्ट ऑक्समैन मेरे सामने प्रकट हुआ और अपने चेहरे पर क्रूर मुस्कान के साथ फिर से हमला किया, जो कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता हूं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपनी तलवार उसकी ओर घुमाए और उसके हमले का सीधा जवाब दिया। उसका हमला पिछले हमले से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इसे झेल सकता हूं। झनकार, हमारी तलवारें फिर से टकराईं और इस बार मुझे जो झटका लगा वह पिछली बार से बड़ा था और इसके कारण मेरी मृत्यु हो गई। मेरे द्वारा उठाए गए कदम और भी अधिक अनियंत्रित थे और मैंने जो खून उगला वह 2 और अतिरिक्त था। अच्छा, तुम अच्छे हो, फ्रॉस्ट ऑक्समैन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा जैसे ही वह मेरे सामने आया और उसने अपने विशाल तलवार को पिछले हमले से भी अधिक बल के साथ घुमाया। उसके चेहरे पर वही घृणित भाव था। ये ग्रिम मॉन्स्टर मुझसे बराबरी की तरह बात कर सकता है, लेकिन यह मुझे अपने बराबर नहीं समझता। यह मुझे खिलौना समझता है जिसे ये कभी भी कुचल सकता है। यही कारण है कि जब भी यह हमला करता है तो इसके बदसूरत चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान चिपकी होती है और साथ ही इसकी चंचलता के भाव भी होते हैं, जो देखना चाहता है कि मैं इसके हमले के सामने कितनी देर तक टिक पाऊंगा। काय कमीने, मैंने मन ही मन कहा, मैंने इसे युद्ध के मैदान के मध्य से भागते हुए और इस बाहरी क्षेत्र में आते देखा है। यदि यह वह डोरी होती तो मध्य में लड़ती, जहां शक्तिशाली स्वर्णिम मणियां मौजूद हैं। फ्रे webnovel_com। फिर भी ये जो कर रहा है वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। यह मुझे इसकी शक्ति का अभ्यस्त होने और युद्ध शैली का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दे रहा है। मुझे बस इसे कुछ समय तक सहन करना होगा। जब मैं इसकी शक्ति का अभ्यस्त हो जाऊंगा और इसकी युद्ध शैली का अध्ययन कर लूंगा, मैं इस पर नरक की वर्षा करूंगा और उस समय यह मेरे हंसने का समय हो।